बेतवा नदी को पार करें और एक शहर मिलता है उत्तर प्रदेश के नक्शे पर। उस शहर का नाम, उस ज़िले का नाम ललितपुर है। वो उत्तर प्रदेश के नक्शे पे अलग सा दिखता है, तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। बड़ा निराला ज़िला है ललितपुर। यहाँ के लोगों से आप बात करेंगे तो आपको दबंगई और अहिंसा के किस्से बिल्कुल वैसे मिलेंगे जैसे बाइनरी कोडिंग होती है ना, 1010 वाली। तो सब रंग हैं ललितपुर के। अगर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बात करें, भाई साहब कोई समस्या है क्या? मैं अपनी बात कह लूँ, फिर आप ही की बात सुनने आया हूँ। पर व्यवधान होगा तो आपकी बात भी नहीं हो पाएगी, मेरी भी नहीं हो पाएगी। हैं काय कक्का न पीछे ठाड़े हो जाओ भैया, आप ही लोगों से बात करना है। हैं सो दैट्स द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माय जॉब। विधानसभा की दृष्टि से देखें तो ललितपुर के ज़िले में 2 विधानसभाएं आती हैं, मेहरौनी जो कि सुरक्षित है और दूसरी ललितपुर सदर। 2017 के चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पे दोनों जो कैंडिडेट जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। सदर से जीते थे राम रतन कुशवाहा और मेहरौनी सुरक्षित से जीते थे मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, जो कि राज्य मंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। लोकसभा की बात करें तो ये झांसी लोकसभा का हिस्सा है। झांसी लोकसभा से अनुराग शर्मा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक आयुर्वेदिक दवाइयों का मशहूर ब्रांड है बैद्यनाथ, उसकी ओनरशिप वाले परिवार से जुड़े हुए हैं। 2014 में इस झांसी लोकसभा से उमा भारती चुनाव जीती थी। और पीछे जाएंगे तो 2009 में प्रदीप जैन आदित्य जीते थे। उमा भारती भी मंत्री रहीं, प्रदीप जैन आदित्य भी यूपीए सरकार में मंत्री रहे। और पीछे जाएंगे 2004 में तो एक बड़े यहाँ के सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं चंद्रपाल यादव, वो चुनाव जीते थे। और क्रिबको के वो सर्वे सर्वा भी हैं। और पीछे जाएंगे तो एक सांसद यहाँ से जीते थे सुजान सिंह बुंदेला, जो इसी ललितपुर मेहरौनी इलाके के हैं। उनके परिवार का भी एक लंबे समय तक राजनीति में वर्चस्व रहा, लेकिन अब पिछले 2 चुनाव से उनके परिवार के लोग नहीं जीत पा रहे हैं। सुजान सिंह बुंदेला खुद भी 84 में और 1999 में 2 दफ़ा सांसद रहे और 80 में विधायक जीते। उनके भाई पूरन सिंह बुंदेला, भगत राजा, ऐसे तमाम लोग विधायकी में रहे। तो ये एक राजनीतिक इतिहास है। 2012 में यहाँ से बसपा जीती थी, अभी भाजपा काबिज़ है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक समस्या सुनने को आ रही है, खाद्य की समस्या। उसकी वजह से आज शहर में छोटे छोटे कोई जाम भी लगे, किसान परेशान हैं। हमने खुद तालबेहट में जाके ऐसे कई किसानों से जो खाद की दुकानों के बाहर कतार में खड़े हैं, 3 दिन से खाद का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी की। तो वो बातचीत भी आप ललन टॉप पे ज़रूर देखिएगा। पर फिलवक्त वक्त है ललितपुर के उन सभी लोगों से बातचीत करने का जो यहाँ के कंपनी बाग पार्क में आज जुटे हैं। चाचा ने एक दूर जाके टेरा लगा दो तो काम चल जाए, है ना? है हम ऐसो करें घंटा खाड़ तक घेरा ही बड़ो करवा रहे हैं। हमाओ काम घेरा बड़ो करवावे को नहीं है चाचा, हैं? अबे हमने पूछा, अबे तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इंट्रोडक्शन सुनने तो। हाँ अब देख लो भैया, हम तो हैं। शुरू करें? चलिए। तो यहाँ कुछ बुजुर्ग खड़े हैं। नहीं आप बुजुर्ग नहीं, आप थोड़े से पीछे। कह रहे यार अच्छी बात, हम पान दबा के नेतागिरी कर रहे हैं, हमें पीछे करवा रहे। बोलो ना मानियो भैया हैं। ये 2 जने थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग हैं, इनसे पहले बात कर लें। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम कीरत बाबा, भारतीय किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष झांसी मंडल झांसी। अच्छा, हम लोग जब आए तो आप यहाँ पार्क में घेरा बनाए बैठे हुए थे, क्या कुछ मीटिंग चल रही थी क्या? हाँ मीटिंग नहीं, मैं भाई आपकी सुनी। अच्छा, आप इसी के लिए आए थे? बातचीत की। बस इसीलिए कि आप देश के महान हैं। अरे हम वो आपके सामने हम ये बात रख दें। बताइए क्या बात रखना चाहते हैं? हमारे यहाँ पे यानी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये लोग 100 रुपये लगे। हमारे तय 2.5 लाख किसान
खाद से मजबूर होके मर रहा है, हैं वो ये लोग सो रहे हैं। जब ये इनने पहले कहा था कि यहाँ पे खाद पर्याप्त है, आज वो खाद कहाँ गया है? सीधी बात है, यहाँ का खाद है जो, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। इन लोगों ने ये खाद एमपी में भेजा है। यदि सीबीआई जांच में यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उन नेताओं के खिलाफ, उन दलालों के खिलाफ जो हमारे 2.5 लाख किसानों को, पूरे बच्चे बर्बाद होने वाले हैं। हमारा मोहताज है किसान। इसलिए सीधी बात है, इन लोगों की सीबीआई जांच होना चाहिए और प्रत्येक नेता का कॉल डिटेल होना चाहिए। प्रत्येक ये जो कोटेदार मतलब खाद डीलर हैं, उनके कॉल डिटेल होना चाहिए। यदि आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि सीधी बात है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं पहाड़ सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं जो उन्होंने कहा? हाँ, इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ मैं कि एक कहावत है कि आदर में फेर पड़े ना, तरुए शीत लगे ना। हमारे बुंदेलखंड की एक प्रचलित का तो लिखा पढ़ी में नंबर 1, सो सपाट में नंबर 1, टीवी चैनलों पर नंबर 1, विकास 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 विकास। आज स्थिति ये है कि जो किसान को चाहिए नहीं वो किसान को दिया जा रहा है, और जो किसान को चाहिए वो किसान को दिया नहीं जा रहा है। आज परिस्थिति इतनी भयावह हो गई है कि जनता 90 अंश का कोण बन गई है, वो खड़े होने के स्थिति में नहीं है। जनता ने इतनी महंगाई अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमें 2014 के पहले का भारत चाहिए, जहां हमारी स्थिति जीडीपी कहाँ थी, बेरोजगारी कहाँ थी, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ थे। आपको ध्यान होगा मान्यवर कि 1 से $35 प्रति बैरल कच्चा तेल आयात होता था। जब हमारा डीजल कितना था? 55-56 रुपये। आज $85 प्रति बैरल होने के बाद भी शतक के करीब डीजल पहुंच गया और शतक पार कर गया पेट्रोल। अब महंगाई किस पर मार पड़ रही है? जनता पर। अच्छा, ये जो आप बातें कह रहे हैं, मेरा बस एक सवाल है और फिर हाँ बताइए। माइक आपके पास। ये मैं थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य वजहों से आयुष जी की मदद ले रहा हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे लिखा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है ना, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इस चीज़ का वो किया था। आप भी किसान यूनियन से? अच्छा, तो अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, संगठन आपका अराजनैतिक है, लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से अराजनैतिक है, अंदर से ये तय हो चुका है कि भारतीय किसान यूनियन इस चुनाव में किसकी मदद करेगा। और लोग ये भी कहते हैं, जो आलोचक हैं, कि आप लोग तो जयंत चौधरी की शक्ल देख के वोट तय करेंगे अपना, रालोद का जिससे गठबंधन होगा क्या होगा उसके हिसाब से जाएंगे। रालोद का गठबंधन सपा से होता नज़र आ रहा है, तो कहते हैं कि ये जो अराजनैतिक है ये दिखावा है, असल में उनका सब तय है पहले से किसका समर्थन करना किसका विरोध। तो मैं चूँकि आप लोग किसान यूनियन के नेता हैं, ये जानना चाहता हूँ कि जब ये सवाल आता है कि आप राजनीतिक हैं या राजनीतिक, क्योंकि आप जो सारी समस्याएं गिना रहे हैं वो राजनीतिक समस्याएं हैं, अभी कुछ महीनों में चुनाव होंगे, तब आपकी राजनीति कैसे तय होगी? तो श्रीमान जी ये बताइए कि मैंने राजनीतिक बात कहाँ की, मैं तो किसान की बात की। हम जैसे हमको स्वामीनाथन आयोग कब बन गया था, उसने रिपोर्ट कब तैयार कर दी थी, किसान के हित में वो आज तक लागू क्यों नहीं की? जो आयोग ने हमको किसानों को जो फैसिलिटी दी, ये बातें सब मैं जान रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ चुनाव आएंगे तब भारतीय किसान यूनियन क्या करेगा? जो किसान की बात करेगा। कोई करता नजर आ रहा है अभी राजनीतिक दल? जब बीजेपी ने हमारे ऊपर कुठाराघात किया किसानों को, किसानों ने आपका विरोध दिख रहा है, मैं पूछ रहा हूँ क्या किसी और राजनीतिक दल की? श्रीमान जी हम बताना चाहते हैं, ये बात है, यदि व्यक्ति को वोट दिया जाए, पार्टी को नहीं, व्यक्ति को वोट दिया जाए तो इसका माहौल पलट जाएगा। ये राजनीतिक पार्टी वाले भी ईमानदार को टिकट देने लगे जाएंगे। यदि इसको नहीं आए तो ये मैं वादा करता हूँ
क्या हमारा साफ सुथरे नेता हो। साफ सुथरे नेता को मेरा सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव में आपने कहा कि हम देखेंगे, अभी कोई आपको राजनीतिक दल ऐसा लग रहा है बीजेपी से इतर, आप कह रहे हैं आपका बीजेपी से विरोध है, जो आपकी बातें सुन रहा हो, इसका जवाब दे दीजिए बस। हम लोग राजनीतिक लोग हैं और जो हमारे हर जैसे पिछले चुनाव में भी आदेश आए हैं, कभी ये नहीं आया कि आपको फलानी पार्टी को वोट करना है। आदेश आया था चुनाव में, क्या पिछले आदेश आता है? जो आता है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जो किसान जहां चाहे अपना मत कर सकता है, वो हमें उम्मीद है कि हमारे यही रहेगा, यही स्वतंत्र रहेगा है। हमारा। अच्छा चलिए, कोई ठीक है। हमें जबरदस्ती नहीं ठीक फलाने को वोट। ठीक है, ठीक है। हाँ जी भाई, आप लोग कहाँ से आए हैं? ललितपुर से। क्या मुद्दा है आप लोगों का? आप तो कांग्रेस नेता हैं। जी बिल्कुल हम हाँ जी। अभी आपने बताया ना उस वीडियो में कि आप छात्रों के मुद्दे के लिए आपने लाठी खाई थी। आप लोग कहाँ से आए भाई? हैं? बिरधा जी। ये क्या कोई कस्बा है, गाँव ये है? ब्लॉक है। वैसे तो मैं बांदा से हूँ, पर यहाँ मैं जॉब करता हूँ यूनिसेफ में। यूनिसेफ में जी। क्या काम करते हैं भैया? मैं बीएमसी हूँ बिरधा ब्लॉक से। समझाओ जरा, BMC क्या होता है? ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसे टीकाकरण होता है, बच्चों का टीकाकरण होता है और कोविड टीकाकरण हो रहा है, तो उस पर हम क्या करते हैं, हम लोगों को वैक्सीनेशन कराते हैं। जिन लोगों को डर है। नहीं तो आप हमारा वीडियो, न्यूज़ वाले न्यूज़ का वीडियो नहीं बनाते ना? हाँ हाँ। जिन लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगवाने से डर लगता है, या फिर जो ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार आता है, हम नाम का है? योगेंद्र कुमार नाम है योगेंद्र, मेरा। हमें 5 ऐसी फूहड़ किस्म की अफवाहें बताओ जो तुमने फील्ड में सुनी हो टीके को लेके। सर मैंने सुनी है कि लोगों का कहना है कि जब पीरियड्स चल रहे होते हैं लड़कियों को, तो उनको नहीं लगवाना चाहिए। अगर वो लगवाएंगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये मैंने ये फर्स्ट एक सुना था। अफवाह आपने और ये सुनी। उत्तम धाना बिरधा ब्लॉक में आता है, वहाँ सुना था। दूसरी बात मैंने कई जगह ये सुनी है कि पहले, अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, मार्च अप्रैल की बात, कि बहुत से लोगों को कहना था कि टीकाकरण के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दो तीसरी अफवाह ये थी कि लोगों को बुखार आ जाता है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और चौथी, पहले तो वैसे गवर्नमेंट ने ही बोला था कि गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली महिलाओं को टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि नहीं, अब उनका भी वैक्सीनेशन होगा, तो उनका तो अब वैक्सीनेशन हो रहा है। फिर भी अभी भी महिलाएं डर रही हैं वैक्सीनेशन लगवाने से, और कुछ लोगों के अंदर अभी भी हेजिटेशन है कि हम लगवाएंगे, बुखार आ जाएगा। लोग जो हैं, जिनको पैरालाइज्ड लोग जो हैं, उनको नहीं लग सकता है क्योंकि उनको दवाई चल रही है पहले से, तो वो साइड इफेक्ट हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात ये मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जिन लोगों की तबीयत ख़राब है, उन लोगों का मानना है कि हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, या फिर उनको कोई बड़ी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और डायबिटीज़ वगैरह, गुर्दे की बीमारी है, तो उन लोगों का मानना है कि हमको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। हम उनको सलाह देते हैं कि आप लगवा लीजिए। अगर फिर भी आप नहीं नहीं मानना चाहते वो, तो हम उनको ये सलाह देना चाहते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर आपका डॉक्टर कह दे कि लगवा लीजिए, तो लगवा लीजिए। आपको एक न एक दिन तो लगवाना है। आज नहीं लगवाएंगे, कल लगवाएंगे, कल नहीं लगवाएंगे। पुष्पेंद्र नाम बताया आपने? योगेंद्र। योगेंद्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। हम लोग बार बार सुनते रहते हैं कोविड हेजिटेशन के बारे में, वैक्सीन हेजिटेशन के बारे में, इसीलिए चूँकि ये फील्ड में घूम रहे हैं यूएन की तरफ से, इसलिए मुझे लगा कि ये बात सामने आनी चाहिए कि फील्ड पे किस तरह की बातें कही जा रही हैं। वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और ये इंसेप्शन चल रहा है, शूट के अंदर शूट चल रहा है एक उधर है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। कई हमारे चाहने वाले हैं जिन्होंने हमारी भी एक क्लिप बड़ी वायरल की थी, मार्च अप्रैल की पिछले साल की क्लिप थी, जिसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि अमुक वैक्सीन को लेके आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा था कि अभी इसका पूरा डेटा नहीं आया है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बजाय इसको प्रेफर करूंगा, लेकिन अब उनका दोनों का डेटा आ गया है। तो इस तरीके की अधूरी जानकारियों पर भरोसा मत करिए जो आपको एक हित के तहत क्लिप में दिखाई जाती हैं, और वैक्सीन हेजिटेंसी से मुक्त रखिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू दोस्त। आप लोग भी कोई बात कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए ना। मेरा नाम पुष्प सिंह चौहान है और मैं प्रधानमंत्री जो आवास योजना चल रही है उसमें हमारे यहाँ बगैर रिश्वत के आवास के आवंटन हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ के जो, समझाओ कैसे रिश्वत ली जाती है? जैसे आपके मान के चलिए एक आवास आ रहा है, उसमें तो 2-2.5 लाख है, तो उसमें तकरीबन 30,000 रुपये लेते हैं यहाँ के अधिकारी। तो उसमें जाँच हो, पता चले कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है। अभी आप जो आवास लिए रखे हैं जिन लोगों ने, आप उनकी अगर आप घर जाके पता करेंगे तो उस हर बंदे से भी सुनेंगे कि किसी ना किसी ने किसी रूप में किसी को रिश्वत दी है।
यहाँ जितने भी नागरिक हैं, आप जिसने भी यहाँ योजना ले रखी होगी वो आपको बता देगा कि किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ना किसी अधिकारी को दी है। तो हमें चाहते हैं कि जांच हो, पता चले किस और गरीब का हक बिल्कुल मारा नहीं जाए। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ जी बताइए। हाँ बोलो। मेरा नाम वेदांत है। पहले तो आपको बधाई कि आप इंडिया टुडे के संपादक बन गए। थैंक यू। और पार्टी भी चाहिए थी, लेकिन आप लेट आए हैं तो पार्टी तो हो नहीं पाएगी अभी। हम भी राट के ही हैं, आपके और के बगल के ही। सर मैं तो ये कहूँगा कि योगी जी ने अरे सुन लीजिए, तभी आप लोगों को भी सुनेगा कोई। हाँ जी। हम लोग तो युवाओं के लिए रोजगार का उन्होंने खून के आंसू रुलाए हम लोगों को। क्या किस मुद्दे पे बताओ। शिक्षक भर्ती दे लीजिए, यूपी SSC का लोअर पीछेस का एग्जाम देख लीजिए, 2019 में हुआ था प्री, और मेंस अभी आके 3 साल बाद हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कोविड था इस वजह से ऐसी वो कोविड में चुनाव भी तो हुए थे, प्रधानी के चुनाव भी हुए थे, यहाँ पे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। RRB NTPC का 2019 में फॉर्म भरवाया गया, अभी Tier 1 नहीं हो पाया है। शिक्षक भर्ती 3 साल से नहीं आई है प्राइमरी की, तो 10 लाख टेट पास हैं। अकेले शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, किसी भी देख लीजिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी हो। तो हमें तो ये लगता है कई बार यूपी में घूमते हुए कि कुछ दिनों में सुपर टेट का ऐलान न कर दिया जाए। बोले टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, अब एक सुपर टेट हो जाएगा। और ये बात भी है कि मतलब शिक्षक भर्ती नहीं आई है तो उसका अनुपात भी कम है। समाज के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 बहुत बेसिक बुनियादी चीज़ हैं। अगर वही नहीं मिलेंगे, उससे शिक्षा मिल जाएगी तो लोग रोजगार ले लेंगे। रोजगार मिल जाएगा तो टैबलेट, स्कूटी जो भी ये हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, हम स्कूटी देंगे, हम उनको टैबलेट देंगे, तो अपने आप ले लेगा। अपने आप ले लेगा। है मछली पकड़ना सिखाओ, दान में मत दो, ऐसी जापानी कहावत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मछली खाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे सर? नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है और मैं एक लॉ पढ़ाता हूँ, कानून। मेरा कहना ये है, आपने जो भाई साहब से पूछा था कि किसान कहाँ जाएगा, नहीं किसान कहाँ जाएगा नहीं पूछा था। वोट कहाँ नहीं आपने सवाल गौर से सुना नहीं था। मैंने कहा था भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अपने कार्यकर्ताओं से क्या संवाद करता है चुनाव के समय। ये अराजनैतिक संगठन है। एक्चुअल में यहाँ वोट जो डलता है वो जाति के आधार पर डलता है। लोधी होगा तो भाजपा में जाएगा, ये भाजपा मान की चलती है। ब्राह्मण को साधने में लगे हुए हैं, प्रबुद्ध हम सम्मेलन कर रहे हैं। कुर्मी वोट अनुप्रिया पटेल ले जाएंगी। सब अपने अपने समीकरण साथ के आते हैं। यादव समाज है तो ठप्पा लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी को मिलेगा। मुसलमान भ्रमित है कि भैया ओवैसी को देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे, कि कांग्रेस को देंगे, कि बहुजन समाज पार्टी को देंगे। तो सब जो है चुनाव के समय आखिरी में जाति बचती है। तो एक्चुअल में वोट जो है जाति के आधार पर डालते हैं। जाति से रिश्तेदारी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति नहीं चुना जाता है। किसान यूनियन का जो वोट है, वो बात हो गई उधर भारतीय किसान। आप थोड़ा लेट हो गए। वो 2 नेताओं से मैंने बात कर ली। हाँ जी, और क्या मुद्दा है आप लोगों का, बताइए। मुद्दा ये है सर, दुर्भाग्य है। आप कांग्रेस से हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से। सपा साथ में खड़े हैं दोनों। कांग्रेस क्या ललितपुर में कांग्रेस सपा साथ है? नहीं साथ है समाजवादी। यार देखो यार, ये देखो, ये कह रहे हैं छोटे भाई है, कांग्रेसी कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो नहीं छोटे भाई तो हो ना। कांग्रेस छोटे भाई हो कि नहीं? और आत्मीय गठबंधन है। आत्मीय गठबंधन ये कैसा होता है, समझाओ जरा। मतलब आत्मा से आत्मा जो जुड़ी है, प्रेम है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा ललितपुर है, इसलिए आपस में सब लोग भाईचारे में रहते हैं। जो अग्रवाल जी बोल रहे थे कि यहाँ पे जातिवाद पे वोट दिया जाता है, हम वही बात कहने चाह रहे हैं। अगर जो जातिवाद का जो बूमर फैला है, जो सिर्फ भाजपा ने फैला है। ह्यूमर फैला है, ह्यूमर तो नहीं, बूमर है, ह्यूमर। पिछली बार की बातों से सहमति नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जातिवाद ह्यूमर नहीं है, सच्चाई है। आप ये देखो, जनपद ललितपुर में प्रदीप जैन आदित्य जी जो कांग्रेस से थे, उनकी जातिवाद पे कहाँ से यहाँ पे लोकसभा में ने। आप इस पे आ जाओ, यहाँ पे पिछले कई बार विधायक रहे भाजपा के, वो भी जैन समाज थे। यहाँ जातिवाद अरविंद जैन, डॉक्टर अरविंद जैन। तो यहाँ पे अब की बार जो भी यहाँ पे जीतेगा वो विकास के नाम पे जीतेगा। और समाजवादियों की जब भी सरकार आई ललितपुर में, जब ललितपुर का विकास हुआ। क्या किया आपने 5 साल सरकार में ललितपुर में 5 साल में हमारे यहाँ 2 तहसील देने का काम किया, और पूरे जनपद ललितपुर में जो सिंगल रोडें थी उन्हें चौड़ीकरण का काम किया। क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो आए हो सर, आप हाईवे से आए थे ना सर, आप हाईवे से आए थे तो आपको सोलर प्लांट लगा दिखा होगा, वो अखिलेश सरकार की देन है। और आपको अभी आप आए होंगे तो आपको सड़कें भी देखने को मिली होंगी ललितपुर की। सपा ज्वाइन कर रहे हो क्या? सब तरफ से सफाइयों से घिरे हो। एक और आपको बता दें, 3 ITI कॉलेज बार ब्लॉक में
महाविद्यालय खोला गया है, जो आवासीय महाविद्यालय है, वहाँ के लोग साइकिल से 50 किलोमीटर तक विद्यालय जाते थे वहाँ के बच्चे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे ही मालूम चला तो सपा सरकार में सबसे पहले वहाँ पे छात्रावास और आवासीय विद्यालय महाविद्यालय मॉडल, ललितपुर का मॉडल विद्यालय है, आप उसकी बिल्डिंग देखना जरूरी है। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? आपका नाम बोलिए। नेपाल सिंह यादव। नेपाल से। आपका नाम? मेरा नाम कुंवर विजय विक्रम सिंह बुंदेला, नाती राजा। बुंदेला? जी, कौन सा नाती राजा। ये राजा मतलब मैं समझा नहीं। राजा ये टाइटल है हम लोगों का। आप राजा थे पहले, आपका परिवार? नहीं, ऐसे कोई नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत थे, जागीरदार थे। राजा तो नहीं, क्या है जागीरदार हाँ थे। ना, हाँ ना। नहीं सर, नाम से जाने जाते हैं जी, मतलब इनके यहाँ पूरी ठाकुरों को राजा से संबोधित किया जाता है। कर्मों से, अच्छे कर्मों से राजा होता इनके है। हैं अच्छे कर्म? बोलें कि परिवार के हैं, परिवार के आपके अच्छा ये बताओ, ये सब तो आपके सपा के मित्र खड़े हैं जी। है ना? इन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए 2012 से 17। जी। फिर इन्होंने आपसे गठजोड़ भी किया। जी आप दोनों ही लोग नहीं जीते। जी। क्या वजह रही? वजह उस टाइम की परिस्थितियां थी, क्या? लहर बनाई थी, भाजपा ने लहर बनाई थी, पूरी आप लोग मीडिया क्यों नहीं बना पाए? पूरी मीडिया को मैनेज किया हुआ था उन्होंने। मीडिया को मैनेज पूरी मीडिया मैनेज थी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं सारे खरीदे थे उन्होंने। सारे खरीदे थे? सारे लगभग खरीदे हुए थे। उससे ये लल्लन माहौल टॉप को कितना नहीं, बोल रहे लल्लन टॉप नहीं बिका था, लल्लन टॉप बिकाऊ नहीं है। 99% मीडिया हाउस उन्होंने खरीद रखे थे, जिससे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि भाजपा के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कौन झूठा है कौन सच्चा है, जनता समझ चुकी है। गठजोड़ होगा सपा से? गठजोड़ ये बड़े नेतृत्व के ऊपर है, तुम्हारा हम क्या लोग नहीं माने? कह सकते हैं। तुम्हारा वैसे मुझे उम्मीद है किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं होगा। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अकेली पूरे यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत मजबूती से लड़ेगी और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। अच्छा एक बात बताओ, पहले यही तय कर लें। के दिन लद गए, हैं? जुमलों के दिन लद ये गए। जुमला है ये जो नहीं, बोल रहे हैं? जो अभी नहीं आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी की बनेगी, तो किस आपस में इस तय बार करो। नहीं, सर, इस जमीन बार पे कौन है ये आप देख रहे वास्तव होंगे में ना। पब्लिक का विकास की ओर है, जो विकास करेगा वो देश पर राज करेगा। यहाँ की पब्लिक मूड तो बना, सपा या कांग्रेस कौन है दावेदार? सपा करेगी। यहाँ जमीन पे कौन है सर, आप तो देख रहे होंगे जमीन पे काम कौन कर रहा है। हाँ युवा जो है बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है, किसान जो है मजबूर हो चुका है। मुद्दा ये रहेगा, इसके अलावा मुद्दा कहीं नहीं है। जितने भी युवा हैं किनके पास रोजगार है, सबसे पहले रोजगार होगा। भैया ने एक बात कही थी, रोजगार होगा तो लैपटॉप भी खरीदे जा सकेंगे, सारी चीजें खरीदी जा सकेंगी। तो मुद्दा यही होगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार निरंजन है। जोर से बोलिए। प्रदीप कुमार निरंजन है। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ हैदराबाद में। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत पहले बन चुका था आज 70s में, early 70s। बट अभी क्या है, यहाँ पे एक कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं। कोविड सिचुएशन में ललितपुर की स्थिति सबने देख ली है। ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, अगर ये देखा जाए तो ललितपुर बहुत पहले बन चुका था। तहसील 2 हो चुकी थी, सदर में विधायक की बहुत आ चुकी थी, संसद आ चुके थे। किसी भी, चाहे ललितपुर के विधायक की बात कर लें, चाहे झांसी के विधायक की सांसद की बात कर लें, बट ललितपुर के लिए किसी ने एक हॉस्पिटल नहीं दिया। काशीराम की आप जाके देख लीजिए स्थिति क्या है, मुश्किल से डॉक्टर काशीराम क्या है? हॉस्पिटल है, काशीराम जिला चिकित्सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप वहाँ पे जाइए इमरजेंसी में, मुश्किल से अगर रात में अगर एक भी डॉक्टर मिल जाए तो ठीक है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक कॉलेज नहीं है। इवन अगर BSc BCA की BCA तो है ही नहीं। अगर किसी भी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे अगर ललितपुर को 40 साल या 50 साल अगर डिस्ट्रिक्ट बने हुए हो गए, और अगर उसके बाद एक कॉलेज है यहाँ के बच्चों के लिए, स्कूल या फिर बूढ़ों के लिए या अस्पताल आप कह रहे हैं। हाँ, और अगर सड़क की बात किया जाए, सड़क, हाँ बीजेपी से मैं ये बोल सकता हूँ कि सड़क दी है, बट जिस लेवल पे देनी चाहिए थी उतना नहीं दिया है। नदी के उस तरफ चले जाओ तो आप कार से आए हो अपनी इनोवा, बेतवा के उस तरफ? नहीं ये नदीपुरा, ये ललितपुर, हाँ उसके चले जाओ, इनोवा से आए हो, वहाँ से निकलोगे तो शायद वो आपकी बोलेरो भी लगने लग जाए गाड़ी। ये इतना अच्छा रोड है। यस हाँ। हाँ भाई, क्या मुद्दा है आप लोगों का? बेरोजगारी मुद्दा है सर मेरी बात सुनिए। अमित कुमार साहू नाम है मेरा। यहाँ पे बेरोजगार हैं, अखंड बेरोजगार हैं। अरे सुन, अखंड बेरोजगार पिछले 3 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन सरकार एग्जाम नहीं करा रही है। सरकार चुनाव करेगी, आप क्या बात कर रहे हैं कि चुनाव की बात चर्चा हुई 4 महीने पहले से, लेकिन हमारा NTPC का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। ग्रुप D का एग्जाम 3 वर्ष हो चुके हैं सर, 3 वर्ष। क्या करें ये बेरोजगार? हमारे साथ वाले कुछ बड़े भाई थे, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो क्या करेंगे? झक मराएंगे? बताइए क्या करेंगे आप? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है छात्रों की। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत अपना, अगर सरकार चुनाव के पहले एग्जाम नहीं करा पाई तो मैं पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार करूंगा। मैं कोई वोट नहीं डालूंगा, नोटा पे विकल्प दूंगा।
नोटा पे दबाऊंगा सर मैं। टेक्निकल भ्रष्टाचार है। अमित कुमार साहू। आपका आक्रोश जायज़ है जी है ना, इतने समझ। थोड़ा सा पानी दीजिए। पानी पी लो। सर एक बात सर काफी परेशान है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। मैंने एक सेकंड, मैं आपकी परेशानी पे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप बहुत आवेशित हो गए है ना? नहीं ये सर मेरा बिहेवियर है। ये समोसा खाद भी ऐसे ही हो जाए। ये समोसा खाद ही बहक जाता है। तेज है लौंडा। समोसा खाद बहक जाता है। सर बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और भैया टेक्निकल भ्रष्टाचार है। टेक्निकल भ्रष्टाचार बोले तो पहले की सरकारों में इतना नहीं होता था जो अभी होता। एक सेवा योजन पोर्टल है, सभी ने सुना होगा सर। जब भी उस पर कोई मनरेगा तरीके से वैकेंसी निकलती है ना सर, तो 24 घंटे पहले वो पोर्टल हैंग कर जाता है और हैंग करने के बाद 24 घंटे के लिए वो वेबसाइट बंद हो जाती है। और अगले जब उसके 1 घंटे खुलती है ना वो वेबसाइट, तो वो सारे फॉर्म फिल मिलते हैं। जब वेबसाइट बंद रहती है तो फॉर्म फिल कैसे हो जाते हैं सर? जैसे सर अभी मनरेगा के लिए अभी सर एक भर्ती निकली थी टीए की, तो उसमें सर यही हुआ था सर कि 24 घंटे पहले मतलब कि एक दिन लास्ट डेट थी, उसी दिन सर वो सर्वर डाउन हो गए थे। फिर उसके बाद वो वैकेंसी टाल दी गई। तो ये सर जाने क्या है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। वैकेंसी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सिंगल, सभी वैकेंसी के लिए वही होता है। जब भी कोई बड़ी वैकेंसी तो ठीक है, हम लोग 12th क्लास के हैं। अभी लाठिया चार्ज हुई तो वो आपने भी कवर की, मुद्दा हमें पता चला। आपने भी कवर की थी वो न्यूज। तो मुझे पहले क्या मुद्दा था? हुआ था कि 31 जुलाई को यूपी बोर्ड ने चुंबक, अरे वाह बहुत ज्यादा काम करके चुंबक, और पास आ जाओ, इतनी दूर क्यों खड़े हो? 31 जुलाई को यूपी बोर्ड ने बोर्ड के रिजल्ट निकाले थे, तो उसमें उन्होंने कुछ बच्चों के रिजल्ट ब्लैंक कर दिए थे, ना नंबर ना ग्रेड बिना। आप लोगों के रिजल्ट ब्लैंक थे? हाँ। 10वीं में कितने नंबर आए थे? 10वीं में 76 और 11th में 60। 11th का तो लोकल लेवल पे बनता रिजल्ट, तो ऐसे ही बना दिया था। 56 थी मेरी। अच्छा जी। तो 12वीं में क्या हुआ? 12वीं में ये हुआ कि जब हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि पूरा 10वीं के 50%, 40-60% नंबर और 11वीं के 40 और बाकी के जो बचे 10% नंबर 12वीं के प्री बोर्ड से लिए जाएंगे। तो अब हमारे स्कूल में प्री बोर्ड हुए नहीं थे, तो स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ मिस्टेक वगैरह हुई, तो वो कह रहा आपके स्कूल के प्रिंसिपल की मिस्टेक है। पर स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो अपनी मिस्टेक मानने के बिल्कुल तैयार नहीं था। हमने लगभग 1 महीने प्रोटेस्ट किया पूरे ललितपुर में। डीएम साहब के पास गए, विधायक जी के पास गए, हम लोग इवन सांसद जी से भी कांटेक्ट किया, तो उनने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। वो कह रहे कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लखनऊ जाओ, इलाहाबाद जाओ। अब हम लोगों की समस्या हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा? तो अब हम लोग 1 महीने तक प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने रेगुलर। और यहाँ पर जो है यहाँ के एसडीएम है सदर, हम लोगों ने लगभग 13 सितंबर को उन्हें मीटिंग बुलाई थी कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक मीटिंग बुला रहे हैं सभी डिग्री कॉलेज के और सभी इंटर कॉलेज के। तो उस दिन रात को लगभग ये मीटिंग शाम को 5 बजे से रात के 8:30 बजे तक चली। और जब मीटिंग का उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला कि हम लोग के नंबर, जो मार्कशीट में नंबर कैसे आएंगे, तो बच्चे वहीं पर बैठ गए स्कूल के अंदर कि हम आप भी नहीं जाओ, हम भी जा रहे हैं, यहीं बैठे शांति से बैठे हुए थे। तो बाहर से उन्होंने पुलिस स्कूल की घेराबंदी करके पुलिस वालों को अंदर भेज के हम लोग को डंडे खिलवाए थे सर। बहुत बुरी तरीके से मारा था। अपने चपरासी से ताला लगवा दिया था और ये कहा कि छात्रों ने प्रिंसिपल को बंद कर दिया और जल्दी लाठियों से मारा था, लाठी चार्ज कराया था। हमारे भाई में और हम लोग, ये तो लल्लन टॉप पे चला था ना वीडियो, लेकिन वो गलत ये एक छात्र को पीटा जा रहा था। जल्दी हुई लाठियाँ मारी है, इसे दिखाइए कैमरा पर, इसे दिखाइए। जल्दी हुई लाठी मारी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल जलियांवाला बाग में जैसा प्रकरण हुआ था, लाठी गली है स्टूडेंटों में। प्रशासन, चूंकि ये मुद्दा हम लोग लगातार पिछले 1 माह से आंदोलन कर रहे थे अपने गांधीवादी तरीके से। अरे आप ही का नेता बोल रहा है, उसको तो सुन लो, चिल्लाने से कुछ थोड़ी होगा। गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। नाम बताइए। मेरा नाम मोंटी शुक्ला है, मैं NSY ललितपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। उसके बाद प्रशासन हम लोगों के लिए मीटिंग करने के लिए विद्यालय में बुलाता है। मीटिंग में निर्णय कुछ नहीं निकलता है छात्रों के पक्ष में। और जब मीटिंग समाप्त होती है, हम लोग बाहर जब अपने घर की तरफ जाने को होते हैं, एक पुलिसिया बल जो करीब 100-125 होंगे, सभी छात्रों को पीटते हुए एक जलियांवाला बाग जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय हमारी भारत की जनता पर जलियांवाला बाग का जनरल डायर ने किया था। और यहाँ की पुलिस और यहाँ के सिस्टम ने जनरल डायर की तरह
हमारे इस जनपद के छात्रों को पीटा। सितंबर में हुआ जी, सितंबर। आप लोग अभी आया कुछ अभी सुनिए भैया, समस्या क्या थी अब जो भी हो मुझे नहीं पता। एग्जाम दिला दिया उन्होंने एग्जाम दिला दिया हम लोगों से। अब दोबारा हाँ, अब मीटिंग हुई, उसके 5 दिन बाद ही हम लोग के पेपर करवा दिए जी। इतने से टाइम में बताइए आपकी तैयारी कैसे पेपर का रिजल्ट आ गया? लेकिन नहीं आया अभी भैया, अब हम लोग ना 12th में मतलब 12th में ना पास हुए और ऐसे तो पेपर गए ना कि कुछ कहो ना, मतलब और ना पास हुए ना अभी फेल हुए और ना अभी बीए में पहुंचे। हम लोगों के आगे ये बात जब हम लोग और हुक्मरानों से मिलेंगे तब ये सवाल जरूर पूछेंगे। एक प्रॉब्लम है, एडमिशन के लिए संशय बना हुआ है कि एडमिशन होगा कि नहीं। है कि छात्रों को कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। इस क्रॉस वाली मार्कशीट से कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और जब इस देश में एक देश एक कानून है तो सभी छात्रों के साथ एक सा न्याय क्यों नहीं किया गया? क्यों सभी और छात्रों के लिए प्रमोट किया गया? इन्हीं छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया शासन और प्रशासन। हाँ भाई, कौन सा मुद्दा रह गया तुम्हारा? समोसे पे गुस्सा आने वाले? सर ये बोल रहे थे जैसे कि आप सर आप माइक लेके पूछते हैं क्या मुद्दा है, क्या बुराई है सरकार की। अब बुराई गिनाने बैठेंगे तो शायद पेज भी भर जाएगा एक कॉपी का। तो मैं पूछना बंद कर दूं? पूछना बंद नहीं करिए सर। जैसे कि आप रोड होगा, थैगरा युक्त हाँ वो तो बहुत हो गए सर। 15 जून का बोला था सर, 5 साल बाद ही 15 जून आ गया है, गड्ढा मुक्त हो चुके हैं। योगी की सरकार अब आई थी ना, तभी बोल दिया था कि 15 जून के बाद आपके गड्ढा फिल हो जाएंगे। तो गड्ढा फिल तो होगा बहुत तरीके से। और सुनो 100 की बात करते हैं तो हर चीज में इन्हें 100 कर दिया पार। टीकाकरण तो किया 100% 100 करोड़। उसके साथ साथ आपका जो सिलेंडर कर दिया 1000 के पार, और उसके साथ साथ ही आपका पेट्रोल डीजल महंगाई के मामले में तो सर कुछ कह भी नहीं सकते। दफ्तर में जाओ तो वहाँ भी 100 का पकड़ाओ। इसके बाद 1000 ललितपुर की फिरता बन चुकी है सर कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस ने तो कल ही मेरा 100 का लिया है। ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह रहा हूँ मैं। और सर हाँ किया तुमने? किस बात का चालान था? चालान 2 आदमी थे, एक हेलमेट लगाया था एक नहीं लगाया था, बस 100 रुपए। नहीं चालान नहीं काटा कोई ना, पर्ची ललितपुर में चालान कैसे? ना कोई पर्ची सर हमारा कभी कटा नहीं चालान। नहीं चालान नहीं कटा, कोई पर्ची भी ना दी, 100 का ले लिया। जाइए हम चले। हो गया कि इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लोग ये कहते समस्या नहीं है, समस्या में ललितपुर है। आज पूरा यूपी इतना बदहाल। मोहम्मद आसिफ एडवोकेट किस पार्टी से जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी से। इनकी बात सुनो। ये एक सेकंड ये लोग हम लोग किसी पार्टी से नहीं, कोई पार्टी से नहीं, बेरोजगार। आप पहले हमारी बात सुनो। और थोड़ा छोटा घेरा कर लो जी। पीछे 1 सेकंड पीछे जाओ भाई। आप लोग धैर्य से खड़े हैं, आपके पास आएंगे। नाम बताइए। मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? मैं कांग्रेस का नगर उपाध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष। कांग्रेस की बात आ गई। पहले सुन तो लो। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। एक मिनट सुन तो लो। देश को बर्बाद करने का सिर्फ 2 आदमियों को है, एक रामदेव बाबा, एक अन्ना हजारे। इन लोगों ने देश को पूरा बर्बाद कर दिया, अन्ना हजारे और रामदेव बाबा। कैसे? लोकपाल कहाँ है सर? लोकपाल कहाँ है? 7 साल से लोकपाल भी हिरा गए, अन्ना हजारे भी हिरा गए, बाबा रामदेव भी हिरा गए। हिरा गए मतलब खो गए? अरे खो गए सब लोग, मर गए। हिरा गए का मतलब तो खो गए होता है ना। हम तो मतलब बता रहे हैं। सुन लो, अभी सुनो, अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे आया था, दिल्ली में कहीं खुदाई हो रही थी, उसमें अन्ना हजारे मिले। अब क्या है देश की हालत? कहाँ है अन्ना जी? श्रीमान योगी जी ने हरा दिया अन्ना जी को, योगी जी ने हरा दिया, योगी और मोदी ने हरा दिया ना। बैठे कह रहे बैठे अन्ना जी। ये कह रहा है इनकी बात का। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे थे बताइए। अच्छा भाई साहब थोड़े से जगह दे दो। भाई साहब आप किस पार्टी से? सुनील शर्मा कोई पार्टी से नहीं है, आम आदमी है और सरकारों की नीतियों से परेशान है, चाहे पिछली सरकारें रही हो चाहे आज की सरकारें हो। भैया थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, भाई से थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे ऐसे बात नहीं हो, पीछे हो। आ रहे हाँ। सुनील शर्मा नाम है हमारा। यहाँ पास ही में हमारा गांव है, छोटा सा बुरा गांव चिकलुआ, जहाँ पे सरकारों ने एक पावर प्लांट बनाया, हम लोगों को वहाँ बेघर कर दिया और हम लोगों की जमीन। कब बना था पावर प्लांट? ये बना था 2010 में, जब बहन जी मायावती जी की सरकार थी, उस समय
फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जस्ट आ गई थी, 10 में आया, 11 में 12 में आ गई थी उनकी सरकार। तो आज चाहे भाजपा की सरकार हो, उसके पहले चाहे सपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, जिनकी केंद्र में 32 साल से नहीं है कांग्रेस, 30 साल से नहीं है यूपी में, जनता ने मत नहीं दिया। यूपी में कांग्रेस की हालत खराब हुई। आप लोग आप अरे पूरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, हमने आपकी सुनी, अब हमें सुन लो भाई, हम कौन दल के नहीं है, एक आम आदमी की बात नहीं सुनोगे आप लोग। नहीं आपकी बात सुन रहे हैं, पहले तैयार। एक सेकंड, ये आप एक सेकंड चीखना मुझे भी आता है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार, ये कोई तरीका है बात करने का? बंद कर दूंगा मैं। अरे 3 घंटे से खड़े तो ऊपर नहीं चढ़ जाओगे ना यार कैमरा पर्सन के। एक सेकंड रुकिए, पीछे हटिए, मैं बंद कर दूंगा, मेरी कोई बाध्यता नहीं है बातचीत करने की। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। कमाल है यार, भैया वही लोग घूम के आ गए ना इधर, वही लोग आ गए, उनकी बात नहीं हो गई, हम लोग बोलिए। भाई साहब, हमारे यहाँ से 28 किलोमीटर दूर हमारा छोटा सा गांव है, बुरा गांव चिकलुआ। वहाँ पे हम लोगों की ज़मीन औने पौने दामन में अधिग्रहण कर ली थी नए कानून आने के पूर्व। आज ना तो हम लोगों को ज़िले में बिजली दी जा रही, ना गांव में दी जा रही है, और पूरी राख जो है पूरे गांव में और रोड के किनारे फैलाई जा रही है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, राख फैलाई जा रही है, और हमारे जानवर उसमें राख के अंदर दब के मर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। यहाँ के अधिकारी जा रहे हैं, कंप्लेंट करो, सीधे वो निस्तारण कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, आज उस बिजली घर के बनने से गांव को कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, प्रदूषित हुआ, हम लोग बीमार हो रहे हैं और ज़मीनें बंजर हो रही हैं। और देखिए आप, हम लोगों की बेशकीमती ज़मीन जिसमें हम लोग बाग बगीचा सब कुछ लगाए थे, और बंजर ज़मीनों को लिया नहीं। भारत एक्सपोलो से यूपी एक्सल की हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी है खाली, जिनमें खेती हो रही है, उस ज़मीन में बनाते, बंजर भूमि पे प्लांट बनाते। हम लोगों की खेती की ज़मीन नहीं लेना चाहिए थी, उसका विरोध किया था, हमें बंद किया था, पूरे ज़िले की पुलिस और पीएसी हमें ले गई थी, बंद किया था, तमाम तरह की धमकी। अभी हम मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारा तब 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ, 11 से चल रहा है हमारा मुकदमा कोर्ट में। और क्या कह रहे हैं? हम भी वही है, 15 में चालू क्या हो गया था? प्लांट। तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम लोग राख खा रहे हैं सर, हम लोगों के बीमारियां। जिला ललितपुर बहुत सीधा साधा है, यहाँ का व्यक्ति बहुत गरीब है। यहाँ 14 तो डैम है, लेकिन नलों में पानी नहीं है। यहाँ 3 जगह लाइट बनती है, घरों में बिजली नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आती है, अब जैसे सेंट्रल जेल, बुढ़वार में सेंट्रल जेल दे दी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। यहाँ कुख्यात अपराधी आएंगे, उनसे मिलने भी अपराधी आएंगे, वो यहाँ के बच्चों का किडनैप करेंगे। ये है यहाँ का ललितपुर। यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है सर, बहुत भोली वाली है। यहाँ के विधायक जो बनते हैं वो केवल जात पात पर बनते हैं, कोई दम नहीं यहाँ के विधायकों में। मैं चैलेंज देता हूँ, उनकी सुनाई नहीं होती है। विधायक के पास अगर शिकायत करने जाते हैं लोग तो कोई सुनाई नहीं होती है, और वो फोन पे बात हो जाती है। यहाँ के सदर बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए सर। मेरा नाम सुदामा प्रसाद है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। आपका प्रोग्राम है क्या हाल है यूपी, तो हाल हम आपको बता दें, ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाल बेहाल हो चाहे ना हो, लेकिन टोटली बीजेपी आएगी। भाई साहब बीजेपी में किसान परेशान है। सुनिए तो, आप कुछ कह लें उससे कुछ नहीं होने। सही कह रहे, सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। खाद का मामला है, खाद का मामला है। एक मिनट सुनिएगा सर, सुनिएगा सर, इतनी सी सुनिएगा सर, सुनिएगा 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 सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा। आएंगे, चिल्लाओगे तो माइक नहीं लाऊंगा, शांत रहोगे तो आऊंगा। सुनोगे, सुनोगे, एक मिनट सुनोगे सर। ये है कि खेती होती है दिसंबर जनवरी में, प्राकृतिक चीज से भगवान ने हमारी सुन ली और बारिश हो गई। अब नवंबर में कोई खेती कर रहा है, स्टॉक नहीं है, दिसंबर जनवरी में फिर खेती होती थी। अब एकदम सरकार क्या करे भाई? वो एक मिनट मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं महेंद्र पार्टी महरौनी विधानसभा से, खासकर आपकी सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। ललितपुर और महरौनी
कि रोडों की हाल बेहाल है। सबसे पहले बेरोजगारी और मंत्री जी न जाते हैं तो कहते हमें वोट नहीं चाहिए, मंत्री कहते हैं वोट नहीं चाहिए। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक पंडित कर्म हूँ। और इतनी बेहाल है ललितपुर का, जो भाई साहब कह रहे थे कि जनता वास्तविकता में जो है, लेकिन वास्तविकता में अभिषेक भाई साहब, मैं सरकारी शिक्षक हूँ। एक ललितपुर की जनता का एक प्रश्न आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ भाई साहब। वहीं आ रहा हूँ, सभा को नंबर आए तो कांग्रेस की वोट चल गई। चिल्लाना बंद करो पहले। ललितपुर को जिला बने हुए 45 साल से बातचीत कर लेंगे। ललितपुर को जिला बने हुए 45 साल हो चुके हैं। हम आम आदमी की क्यों नहीं सुनते? हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब हम एक आम आदमी की बात नहीं, हम सबकी सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी की सुनी, कांग्रेस की सुनी, बीएसपी की सुनी, सबकी सुनी, हमारी क्यों नहीं सुनते ये लोग? हमारे गांव से जब अपनी समस्या बता रहे, एक मिनट रुक जाओ आप। हमारे यहाँ किसानों के लिए बांध बनाए गए, सारा पानी पावर प्लांट को दे रहे, और कचौरा बांध की ना दाई मुख्य नहर चालू है ना बाई मुख्य नहर चालू है। किसानों की फसलें सूख रही, पूरा पानी निजी पंप हाउस बनाकर पावर प्लांट को दे रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। राजघाट बांध की किसानों की नहर से पानी निकाल के दे रहे हैं। भाई साहब, ललितपुर को जिला बने हुए 45 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा पीछे थोड़ा भाई, ये मेरा सब मैं बहुत माफी चाहता हूँ, 1 सेकंड। ये मेरा सबसे खराब अनुभव हो रहा है बातचीत करने का। ऐसे मत, मैं बंद कर दूंगा, मैं सच में बंद कर दूंगा, मैं बार धमकी नहीं दूंगा। पीछे हट जाइए। आप लोग चीख रहे हो, लड़ रहे हो यार। हम इतने जिलों में गए हैं, अभी कह रहे हो कि ललितपुर सबसे शांत है, सारा तेवर हम ही को दिखाना है क्या? तो आप देखो, सब चले आ रहे हैं। आप देखो भाई साहब, 45 साल हो चुके हैं ललितपुर को जिला बने हुए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में आज भी हम लोग झांसी पर निर्भर हैं। 20 लाख की आबादी है, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की बेहद कमी है। मैं आपके माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से यह कहना चाहूँगा, जो भी आपका समय अभी बचा हुआ है उसमें हमारे जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भरपाई करें, जिससे कि जनता को मदद मिल सके और आगे आपकी भी जनता मदद कर सके। मुख्य समस्या है स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की भारी कमी है। यहाँ पे महिला सर्जन की कमी, फिजिशियन की कमी, न्यूरोलॉजिस्ट की कमी, डॉक्टरों की बेहद कमी है। सभी लोगों की और भी समस्याएं कई हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा कमी है। नाम बताइए। हृदय यादव हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, यूथ ब्रिगेड से, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से। तो सबसे पहले तो हम अपने योगी, ये किससे मुला यार, थोड़ा सा ना, थोड़ा पीछे हट जाओ। अब तो आ गया ना आपका नंबर, पीछे हट जाओ। अब तो हट जाओ पीछे भैया, अब तो आपके पास आ गए हैं, ऐसे हो जाओ। क्या लाए हो थैले में? अरे वो हमारा सामान। अरे हम तुम्हारा ही सामान हम ले थोड़ी लेंगे। अच्छा यार, एक चीज बताओ, ये मैं बहुत दिनों से पूछने की सोच रहा था, नाम क्या बताया? हृदय यादव। ये जरा मुझे संगठन समझाओ, जैसे आप हो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, और समाजवादी पार्टी में 4 यूथ के फ्रंटल हैं। हाँ। इसमें युव जनसभा है, एक छात्र सभा है, एक है लोहिया वाहिनी, एक है मेरी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। फर्क क्या है चारों में? फर्क चारों का कुछ नहीं है। एक छात्र सभा है, वो छात्रों की इकाई के संगठन नाम बना है, छात्रों के लिए। युव जनसभा बनाई गई है, युव जनसभा तो मतलब यूथ के टाइप पे है, यूथ के लिए। लोहिया वाहिनी है, जो हमारी समाजवादी पार्टी में जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो उनको सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था बनाना, रूपरेखा बनाना, मंच की व्यवस्था, इवेंट वगैरह, वो लोहिया वाहिनी करती है। और मुलायम सिंह यूथ बाकी सब धरना प्रदर्शन, हम लोग सब सारे मतलब चारों फ्रंटल एक साथ ही रहते हैं। आपने 3 बताए, छात्र सभा स्टूडेंट्स के लिए, युवजन सभा यूथ के लिए जो स्टूडेंट नहीं है, उसके बाद तीसरी आपने बताई लोहिया वाहिनी जो रैलियों और सबका करती है। फिर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड क्या करती है? मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जितने भी धरना प्रदर्शन रहती है उसमें सबसे आगे रहती है। सड़कों पे जितना भी काम होगा उसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हमेशा आगे रहेगी, चाहे वो आप लखनऊ का ले लो, चाहे ललितपुर का ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह। किसानों के नेता जहाँ नेताजी हैं और नेताजी को सबसे ज्यादा युवा चाहते हैं। हमारे भैया ये सवाल में थोड़ा, मेरा सवाल ये था, एक युवजन सभा में थोड़ा कैटेगराइजेशन कैसे होता है संगठन में अंदरूनी? जैसे मान लो एक यहाँ जिले में धरना हुआ, बता रहा हूँ, हाँ, उत्तर प्रदेश जिले में, मान ललितपुर में एक धरना करना है आप लोगों को, तो उस धरने का कॉल कौन देगा इन चारों में से? इन चारों में बता रहा हूँ, चारों लोगों में तमाम प्रकार के हर क्षमतावान नौजवान है। उन लोगों को कार्य विभाजन कैसे एडजस्ट करने के लिए अलग अलग बनाया? एडजस्ट करने के लिए सभी को सभी की क्षमता के अनुसार सभी को एडजस्ट मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में एडजस्ट कर दिया, किसी को लोहिया वाहिनी में, किसी को छात्र। अच्छा, कार्य विभाजन कोई नहीं है? कार्य विभाजन ये जो भी जनता की समस्या है, जो भी युवाओं की क्षमता है, जो भी छात्रों की मांगे है, अरे वो एक छात्र में चली गई, एक युवा में चली। समाजवादी पार्टी है युवाओं की पार्टी, तो यहाँ युवाओं के फ्रंटल इसीलिए ज्यादा बनाए गए, समायोजित कर दिया। और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं योगी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ
कि हमारे अखिलेश जी का बनाया हुआ कुशीनगर एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुका है। आप उसको बेच सकते हैं। आपकी बेचने के लिए एक नई संपत्ति हमारी अखिलेश सरकार ने जो दे दी है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आपका काम चलता रहेगा और आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पत्रकारिता के गुमनाम अंधेरे में जो आप एक नई रोशनी लेकर समाज में लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं और ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को 5 साल में अभी तक नहीं उठाया गया। तो उसके लिए आपको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं की कोई नहीं सुनता सर। भैया सपा वाले सुनते हैं? अरे भर्तियाँ ऐसे करते पैसे लेके। कौन सपा वाले? सब करते। अभी बीजेपी सरकार ने पुलिस की भर्ती, मेरा नाम मिलन सिंह यादव है, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका शो देखता हूँ, दुनियादारी मेरा फेवरेट है। आपको सर बोलो कंटिन्यू। पुलिस भर्ती की योगी सरकार ने तो बिल्कुल फेयर भर्ती की और विभाग में नहीं की है, वो हम मान सकते। अखिलेश सरकार ने भर्तियां बहुत की लेकिन ज़्यादातर पैसे लेके हो जाती थी वो। अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ और वो बढ़िया हैं, लेकिन जो उनके विधायक नेता होते ना कुछ, वो इसलिए युवाओं की कहीं नहीं है सुनवाई सर। सब लोग अपने, योगी जी भी बढ़िया हैं, लेकिन क्या है भर्ती क्लियर होती है सरकार में, जितनी भी होगी भर्ती फेयर होगी सर। पैसा लेके नहीं पुलिस वाले जितनी विधायक की टिकट मांगी, बूट पुलिस वाले सर, बूट पुलिस वालों ने विधायक की टिकट मांगी है सर। भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की ये क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अहरवार। ओम प्रकाश, आपके साथी है ना सपा के? आपके पास आएंगे। हाँ, नाम बताइए। मैं ओम प्रकाश अहरवार, अनुसूचित जाति से भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या कर रहे हैं? जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं और सदर कांटे पे बूट पॉलिश करता हूँ और मेहरौनी विधानसभा से 227 से टिकट भी मांग रहा हूँ अनुसूचित जाति से, भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या टिकट मांगने का क्या प्रोसेस होता है भाजपा में? भाजपा काम अच्छे कर रही है भाई साहब। थोड़ा लॉकडाउन लगने से थोड़ी जो अव्यवस्थाएं फैल गई हैं उसकी वजह से लोग परेशान हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे काम सब अच्छे काम है, अच्छे काम सुनिए उसे कश्मीर से। एक सेकंड भाई, दूसरों सुन, अभी आपका नेता बोले सुना ना, अभी कश्मीर से 370 हटना बरसों पुराने मसला हल किया जी, अच्छे काम है, ये देश के प्रति काम है। राम जन्मभूमि का मसला ये देश के प्रति काम है। ललितपुर के लिए बता दीजिए। ललितपुर के लिए क्या हो रहा है? 2.5 लाख रुपया मिल रहा है भैया, गरीबों को 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। अरे 2.5 लाख रुपया मिल रहा है फ्री में भाई साहब, समझ गए? 2.5 लाख रुपये आवास के लिए गरीबों को, जिनने आज तक समाजवादी शासन ने आज तक गरीबों को लाभ नहीं दिया, गरीबों को खदेड़ कर मारा है, समझ गए? समाजवादी पार्टी के लोगों ने गरीबों को खदेड़ कर मारा है, इन्हें प्रचार भी नहीं करने दिया भाई साहब। जो मैं दलित हूँ। हाँ। अशोक कुमार जैन, हम तो आपके बहुत ही बड़े फैन हैं, रोज ही देखते हैं आपको, रोज ही। क्या करते हैं? 10:30 बजे के बाद आपका देखते हैं, अर्थात देखते हैं। क्या करते हैं? नेता नगरी देखते हैं, रिटायर्ड है, पॉलिटेक्निक से टीचर है। हाँ, और आप कानपुर में रहे, मैं कानपुर में नौकरी किया और आप उराई के हैं, इससे मेरे लगाव रहा बुंदेलखंड के नाते। हम बड़े फैन हैं आपसे, बुजुर्ग हमको आपसे हमें बड़ा ज्ञान मिलता है। आप बस एक अनुरोध है, जो आपने कॉल खाया है कि आप मतलब वो नहीं करेंगे, कसम नहीं। हमें पता है यार, हम यहीं के हैं, हमारे बिल की लुक्को हम से करें चुक्को, हमें ये बता रही। सही पत्रकारिता करते रहे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत कठिन काम है, इधर उधर ना हो जाए। सही बात बताते रहे, यही हमारे लिए। जैसे बुजुर्गों का जो भरोसा है ना, वो हमारी शक्ति है कि हमें बिल्कुल निष्पक्ष रहना है। हाँ, यस, निष्पक्ष। हाँ, कभी किसी की तरफदारी नहीं करनी। हाँ, यस, सही बात बता दे, सवाल पूछते, सही बात बता दे, बस इतना ही बहुत है, इतना ही। किसान की, मैं एक किसान का बेटा हूँ जो बंट ग्राम से आता हूँ। हाँ, हम थैले वाले हैं। तो जिस तरह अब खेती का काम, हट जाओ भैया, हटो पीछे, चमक बड़ा हमारी। मैं किसान का बेटा हूं, जो इस समय खेती का काम है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब खेती का काम में बिजली काट रही है और जिस तरह की ललितपुर के जिले में एक किसान की मौत हो गई है,
किसान की एक मौत हो गई जो लाइन में लगा था, 2 दिन से भूखा प्यासा था, उसके परिवार अनाथ हो चुका है। और जब किसान की बिजली काटी जा रही है, रात भर किसान खेत में रहता है, ठंड में रहता है, तो किसानों के लिए योगी सरकार ने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया है योगी सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ। और मेरा नाम जय सिंह यादव है। और ललितपुर जिले की सड़कें ऐसी हैं कि अगर किसी की डिलीवरी है तो उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आधे रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ से 25 किमी दूर एक बालाबेट क्षेत्र है, वहाँ महोदय एक डिलीवरी हुई थी लॉकडाउन के समय। जो समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता ने उसकी जाके मदद की थी, उसने एक पेड़ के नीचे अपनी लड़की को जन्म दिया था। अखिलेश जी के आह्वान पर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ गया, उसकी मदद की। तो चलिए इधर हट जाइए। हाँ जी, हाँ भाई, अच्छा ये कांग्रेस वाले नहीं, एक सेकंड थोड़ा एक तो नहीं, ये हम तो पहले ये पूछ रहे हैं कि नारा लगा लिया वो कुछ लोग एक से बात तो सुनिए। कुछ लोग भैया देखो ऐसा है ना, सबको अपना CV आगे भेजना है, थोड़ा एक सेकंड यार, थोड़ा बात नहीं सुनी हमारी। भगवान कसम इतने जिलों में गया, किसी ने ऐसे निचोड़ा नहीं ऊर्जा हमारी। हम सबको संतुष्ट तो नहीं कर पाएंगे भैया, बहुत परेशान है बेरोजगारी। नहीं हम तो जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना खाद की समस्या सुन तो लो, एक सेकंड, आपने कही खाद की समस्या, हम आज खुल ताल बेहट गए हैं, 2 वीडियो बनाए। आपने कही बेरोजगारी की समस्या, कम से कम 8-10 लोग वहाँ पे बोल चुके, आप सब बोल चुके हैं छात्र। ऐसा तो नहीं ना कि आप बोलेंगे तभी वो आई, आपके सामने छात्रों ने बोला है ना, उन्होंने अपनी 12वीं 11वीं की बताई, उन्होंने अपनी भर्ती की बताई, हम सब बातें सुन रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, अब यहाँ मान लीजिए 200 लोग आए हैं, मैं 200 लोगों के सामने माइक नहीं लगा सकता हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, ठीक है। अब उसमें बीच में पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लो भैया, अगर तो वो अपने पार्टी प्रोग्राम उनमें करो जाके, है ना। नहीं आप करो, हम सही गलत नहीं, पर उससे व्यवधान होता है बातचीत में। मनोज भैया जरा पैरवी कर रहे तुम्हारी, कौन पार्टी के नेता हो? नहीं, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक साधारण बात रखना चाहता हूँ। क्या हमारा जिला भाई नशे में है, हमारे जिले का नेतृत्व नशे में है अभी। चाहे हमारे मंत्री जी हों, माननीय मन्नू कोरी जी, माननीय मन्नू कोरी जी, हमारे यहाँ का दुर्भाग्य, हमारे क्षेत्र का, हमारे ये जो 2 विधायक हैं जो भाजपा से चुन के गए हैं, जिनमें से एक मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र में शून्यता है, जिसमें सबसे बड़ी शून्यता है हमारी मेडिकली। हमारा कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी समस्या होती है, बताए जा चुके हैं, अस्पताल, डिलीवरी, मेडिकल बताया। हाँ बोलो, महिला के जल्दी बेरोजगारी का बेरोजगारी भी आ चुका है, बोला जा चुका है। ललितपुर जिला डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पहले बन चुका था, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पहले बन चुका, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की कोई सुविधा, आज भी एक बड़ा गांव है ललितपुर, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। महिला आप ये जो सेंट्रल जेल है, जेल वाली बात आ गई जी। आप ये ललितपुर की बातचीत सुन रहे थे, काफी क्योटिक बातचीत रही, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर बताना चाहें तो।